डियर स्टूडेंट्स, हम लोग मौर्य काल का अंतिम क्लास आज करने जा रहे हैं और आज का हमारा जो विषय होगा वो मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर यानी मौर्य काल में कला और स्थापत्य के क्षेत्र में जो विकास हुआ उसके बारे में हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि किसी भी वंश के परिवेश में, किसी भी डायनेस्टी के कॉन्टेक्स्ट में आर्ट और आर्किटेक्चर का अर्थ क्या होता है। तो जितने प्रकार की राजनीति से हट करके अन्य क्रियाकलाप होते हैं, जैसे प्रशासन का निर्माण होता है, समाज के द्वारा कुछ चीज़ों का उत्पादन किया जाता है या कुछ नई प्रकार की तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जैसे संगीत के क्षेत्र में कुछ किया गया, नृत्य के क्षेत्र में कुछ किया गया, पेंटिंग के क्षेत्र में कुछ किया गया, तो ये या कोई नई पुस्तकें लिखी गई, तो ये सारी चीज़ें जो है कला के अंतर्गत आएंगी। और जहाँ तक आर्किटेक्चर या स्थापत्य का प्रश्न है, तो जो उस काल में भवन का निर्माण हुआ, वो भवन किसी प्रकार का भी हो सकता है, व्यक्ति के रहने के लायक भी, या फिर राजा महाराजाओं के भवन, या फिर मंदिर या अन्य पूजा स्थल, ये सभी के सभी भवन स्थापत्य आर्किटेक्चर के अंतर्गत आएंगे। भवनों के अंदर जो कलाकृतियाँ बनी होंगी वो आर्ट के अंदर आएंगे। जैसे कोई दीवार है, उस पर फूल पत्ती बना हुआ है, तो वो भवन का भाग है, लेकिन दीवार पर बने हुए फूल पत्ती या सजावट के लिए कोई भी चीज़ का इस्तेमाल किया गया है, तो उसको हम लोग आर्ट या कला के नाम से जानते हैं। इसीलिए जो टॉपिक बना है वो मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में जो हुआ सांस्कृतिक विकास, हम लोग कल के क्लास में देख चुके हैं। अब और भी उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, जैसे सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, और उसके बाद जो एस्पेक्ट्स बनता है वो आर्ट एंड कल्चर्स या आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स। तो हम लोग आज के क्लास में इसी का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें जो इंट्रोडक्टरी बात आपको जाननी है वो ये कि मौर्य के पूर्व स्थिति क्या थी, यानी मौर्य के पूर्व में, मौर्यों के आगमन के पहले जो स्थापत्य था यानी भवन निर्माण कला था, वो बहुत ज्यादा विकसित नहीं था, बल्कि इस समय स्थापत्य में लकड़ी, प्लस कच्ची ईंटें, प्लस फूस। फूस का मतलब समझते हैं ना, जो पुआल का बना हुआ छप्पर होता है उसको फूस के नाम से जानते हैं। तो स्थापत्य का में इन सभी चीजों का प्रयोग होता था। इसी कारण से जो मौर्य के पूर्व का स्थापत्य है उसके अवशेष जो है नहीं उपलब्ध है। जो भी जानकारी मिलती है वो पुस्तकों में लिखी हुई बातों के आधार पर, उसके अवशेष क्या है, उपलब्ध नहीं। एक तो ये बात हुई, और दूसरी बात ये कि मौर्य काल की विशेषता ये है, गुड मॉर्निंग, मौर्य काल की जो विशेषता है वो यह है कि इसमें पाषाणों का प्रयोग होने लगा। पाषाण का मतलब स्टोन, और साथ ही साथ पाषाण के साथ लकड़ी का इस्तेमाल होने लगा। और यही कारण है कि
कालीन स्थापत्य, जो मौर्य काल में जो स्थापत्य है, वो हमारे सामने उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो एक बात इंट्रोडक्शंस में भूमिका में ये बात जाना, फिर से समझ लीजिए कि मौर्य के पहले का जो स्थापत्य या कला का जहां तक प्रश्न है, तो उस समय जो भवन बन रहे हैं मौर्य काल के पूर्व में, वो लकड़ी का इस्तेमाल होता था, कच्ची ईंटों का और फूस का। और ये जितनी चीजें हैं उसमें स्टेबिलिटी नहीं थी, स्थायित्व नहीं था। इसलिए उस समय जो भी इन निर्माण सामग्रियों से, रॉ मटेरियल से बिल्डिंग्स बने या रहने के मकान बने, उनके भौतिक अवशेष हम लोग के पास उपलब्ध नहीं। जो भी जानकारी मिलती है वो जानकारी किसी लिखित स्रोत से मिलता है, चाहे विदेशियों का विवरण हो या देश में जो किताबें लिखी गई प्राचीन काल में, उसके आधार पर हम ये कहते हैं कि मौर्यों के पूर्व भी लोग निवास स्थान के रूप में भवन का निर्माण करते थे। लेकिन वो भवन कैसा था? तो लकड़ी, कच्ची ईंट और फूस का बना होता था। इसमें मौर्य काल में परिवर्तन क्या हो रहा है? तो मौर्य काल में पत्थरों का, स्टोन्स का इस्तेमाल हो रहा है, और स्टोन के साथ साथ लकड़ी का। तो स्टोन तो पूरी तरीके से उपलब्ध है, लकड़ी का जहां तक प्रश्न है तो वो अस्थायित्व उसमें नहीं होता है, लेकिन उसकी कुछ लकड़ियां जगह जगह पर हम लोगों को उपलब्ध हुई हैं। तो इस कारण से जो मौर्य कालीन स्थापत्य है, चूंकि पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है इसमें, तो उसके वजह से पूरा का पूरा मौर्य कालीन आर्किटेक्चर्स यानी स्थापत्य यानी भवन हम लोग के सामने उपलब्ध है। एक इंट्रोडक्शन में ये बात आपको समझनी है जो समझनी है। अब दूसरी बात जो समझनी है वो ये कि जो मौर्य कालीन स्थापत्य था, वो दो प्रकार का था। एक को बोलते थे राजकीय कला, यानी रॉयल आर्ट या आर्किटेक्चर कह लीजिए, और दूसरा को हम लोग बोलते थे लोक कला या लोक आर्किटेक्ट। इसको हम लोग इंग्लिश बोलेंगे फोक आर्ट। ठीक है, यानी मौर्य काल में राजा महाराजाओं के द्वारा तो भवनों का निर्माण या कला का विकास तो किया ही गया, इसके साथ साथ जो आम जनता थी, जो राजा से संबंध नहीं था, उनके द्वारा भी कलाकृतियों का निर्माण किया गया। तो हमें मौर्य काल में दो प्रकार के कला का दर्शन होता है, एक राजकीय कला और दूसरा लोक कला यानी रॉयल आर्ट और फोक आर्ट। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन सभी चीजों का जो वर्णन करने, ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने वर्णन किया है, लेकिन इसमें एक नाम काफी महत्वपूर्ण है जो आमतौर पे एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है या मेंस में आप लिखेंगे तो इस नाम को इंडोर्स जरूर करेंगे, और वो नाम है निहार रंजन राय। क्या चीज? निहार रंजन राय। इनके द्वारा जो वर्णित है, तो आखिर क्या क्या बने इसमें, एक सवाल पैदा होता है कि राजकीय कला में स्थापत्य के क्षेत्र में किन किन चीजों का निर्माण हुआ। तो सबसे पहली बात यह है कि नगर का निर्माण हुआ टाउन प्लानिंग के तहत। दूसरा क्या है? राजप्रसाद यानी कोर्ट, रॉयल कोर्ट,
टाउन, इसके अलावा गुफाएं बनाई गई इस पीरियड में, यानी केव बनाए गए। इसके अलावा स्तूप का निर्माण हुआ, यानी स्तूपा बनाए गए। तो स्थापत्य के क्षेत्र में राजकीय कला के अंतर्गत इन 4 प्रकार के बिल्डिंग्स या स्थापत्य का निर्माण होता हुआ हम लोग पाते हैं मौर्य काल में। और जहां तक लोक कला का प्रश्न है, तो इसमें क्या क्या बनता है भाई? तो इसमें हम लोग देखते हैं कि यक्ष और यक्षिणी, यक्ष एवं यक्षिणी, ये एक प्रकार की मूर्ति थी जो पूजनीय नहीं थी, बल्कि कला का एक पार्ट था। और दूसरा जो इस पीरियड में एक चीज मिलता है, वो उत्तरी काली पॉलिश मृदभांड। इसको इंग्लिश में बोलेंगे नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। इसका शॉर्ट फॉर्म भी है NBPW। तो लोक कला के क्षेत्र में ये 2 प्रकार के कलात्मक चीजें हम लोग को देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये पूरा बोर्ड में जितनी बात लिखी हुई है, ये ऑब्जेक्टिवली भी तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अगर आप मटेरियल्स नोट्स बनाएंगे अपना, तो फर्स्ट पैराग्राफ में या इंट्रोडक्शंस में आपको इतनी बातें लिखनी पड़ेगी। अब यहां जो हम जितना चीजों का वर्णन किए, मेन बॉडी हमारा स्टडी का क्या होगा कि इन सबों का अलग अलग हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है पढ़ने का तरीका? और इसको जो आप एक्सप्लेन करेंगे, तो ये आपको मेंस के लिए भी बहुत सारे सवालात इससे माने आंसर आप दे पाएंगे, और साथ ही साथ इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको निकलेगा। तो इसको लिखे, उसके बाद हम दूसरा बोर्ड लेते हैं। इसमें कुछ पूछना है? समझ में बात आ गई क्या? बोलिए। उत्तरी काली पॉलिश मृदभांड, ये बर्तन जो बनता था ना, देखिए इसमें समझिए, हम लोग को पाषाण काल का जो कोई लिखित विवरण नहीं मिला है, पहले पढ़ा चुके हैं। जो पुरातत्व से चीजें जो उस पीरियड में लोग इस्तेमाल करते थे, तो उन चीजों से हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अगर पाषाण पीरियड में जाइए तो पत्थरों के औजार थे। तो पत्थरों के औजार में जो पूरा पाषाण काल था, क्या था कि बेडौल बेढब्बे पत्थर का प्रयोग वो लोग करते थे। उससे हम लोगों ने अनुमान लगाया कि कैसा उन लोग का जीवन होगा। मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ आया, सूक्ष्म पाषाण, यानी छोटे छोटे औजार बनाने लगे। उसके बाद जो नवपाषाण काल आया, तो उसमें आग और कृषि का विकास होने लगा। लोगों ने लकड़ी से पहिए बनाने शुरू किए। तो इस तरीके से ग्रेजुअली डेवलपमेंट हो रहा है। अब जब नवपाषाण काल का पीरियड आया, तो उसके अंतिम समय में क्या होता है कि लोगों के जीवन में थोड़ा जब अस्थायित्व आया, तो बर्तन, मृदभांड का मतलब हुआ बर्तन, पोट्री, वहां से बनना शुरू होता है। तो बर्तनों का जो अवशेष है, उसका एक क्रम है कि हड़प्पा पूर्व काल का जो बर्तन है, उसको हम लोग बोलते हैं लाल मृदभांड, रेड वेयर। ठीक है, क्यों? क्योंकि बनाया गया, पका गया, तो पकने के बाद मिट्टी जो है लाल हो जाता है। उसके बाद हड़प्पा काल में जब मामला आता है, तो ब्लैक एंड रेड वेयर हो गया, काले एवं लाल मृदभांड। जिसका मतलब क्या हुआ कि बनते तो थे लाल ही, लेकिन उसकी पेंदी जो है काला लेप कर दिया जाता था। क्यों?
क्योंकि बनाते समय, खाना बनाते समय बराबर वो काला हो जाया करता था। तो इस तरीके से हड़प्पा काल में जो है वो काले और लाल मृदभांड इस्तेमाल हुए हैं। अभी देखिए दोनों अंतर से आपको क्या पता चलेगा, इससे पुरातत्ववेत्ता ये निष्कर्ष निकालते हैं कि आरंभिक बेला में लोगों ने जो मृदभांड का इस्तेमाल किया वो खाना बनाने के लिए नहीं किया, बल्कि अनाज को रखने के लिए किया। इसीलिए हड़प्पा पूर्व काल में मृदभांड की पेंदियां काली नहीं की गई, लेकिन हड़प्पा काल में अब मृदभांड खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होने लगा, तो इसीलिए उसकी पेंदियां काली हो गई। उसके बाद जब वैदिक पीरियड में हम लोग आते हैं तो एक नए प्रकार का बर्तन दिखाई पड़ता है जिसको बोलते हैं ऑचरे कलर पोट्री, धूसर मृदभांड। मतलब इसका कलर जो था वो धूसर हो गया। धूसर का मतलब भूरा। तो इसका मतलब क्या है कि ये आर्यों के विस्तार को इंगित कर रहा है। यानी पहले जहां पर थी मिट्टी वो काली थी या उजली थी, लाल हुई, अब मिट्टी का स्वरूप चेंज हुआ। इसका मतलब कि उनका माइग्रेशन दिखा रहा है कि उनका क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। और इस ढंग से चलता रहा। फिर वैदिक काल के, उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर मृदभांड उभर करके सामने आया। जो औचरे कलर ओसीपी की बात हमने की वो ऋग्वैदिक कालीन मृदभांड है, लेकिन जो चित्रित धूसर मृदभांड है, पेंटेड ग्रेवेयर, पीजीडब्ल्यू जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो उत्तर वैदिक कालीन मृदभांड है। ठीक है। और ये जो उत्तरी काली पॉलिश वाली मृदभांड है ये किस पीरियड का हो गया? तो मौर्य पीरियड का हो गया। तो मृदभांड का ये क्रोनोलॉजी है जो आपको परीक्षा में पूछ सकता है। इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सी पोट्री, कौन सा मृदभांड, कौन सा बर्तन किस पीरियड का है। तो आपको ये चीज याद आया कि हम इसको लिख करके आपको दे दे ताकि आप याद कर लीजिए। जैसा बोलिए, हैं? लिख दो, इस पे लिख देते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो क्वेश्चन एराइज किया तो काफी इंपॉर्टेंट है और इसको गौर से सुनिए। क्लास में हम चाहते हैं कि आपको पूरा याद हो जाए। एंशिएंट पीरियड में यही सब टॉपिक है जो आपको याद नहीं होगा। और अगर आप इस क्लास में यूं ही चल रहे हैं कि छोड़ो ना पढ़ाई हो रहा है, सुन लेते हैं, तो इस आदत से हटिए और बहुत ही सिंसियरिटी के साथ जो टॉपिक पढ़ाया जाता है उसको कोशिश कीजिए कि पहले समझें हम, फिर उनके शब्दों पर कमांड करें। क्योंकि ये वो सब प्रश्न होंगे जिसको आप क्लास में नहीं क्लैरिफाई करेंगे तो आने वाले एग्जामिनेशंस में आपसे ये नहीं बनेगा। ठीक है। तो देखिए एक जो मृदभांड है, हम यहाँ एक हेडिंग बना देते हैं। ये ईस्ट का टॉपिक नहीं है। ठीक है। इन्होंने ये क्वेश्चन से राइज कर दिया, इसीलिए हम इसको मृदभांड का विकास, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ पोट्री, ये आपका एक पूरा टॉपिक है और बराबर क्वेश्चंस इसमें से आता है। ठीक है ना। तो इसको अलग से कहीं पर से लिख ले और कोशिश कीजिए कि क्लास में याद करें। और इस बात की भी कोशिश कीजिए कि इसमें कौन सा चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात, यहाँ आने का आपका असल उद्देश्य ये होना चाहिए कि शब्द नहीं समझ में आ रहा है या पूरा सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है, उसको पूछिए आप। हम तो नहीं जान रहे हैं आपके दिल की बात कि क्या नहीं समझे। तो गौर कीजिए, पहला कौन सा है? तो लाल मृदभांड, लाल मृदभांड। ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे इंग्लिश में रेड पॉटरी। ये किस पीरियड का है? असल पीरियड आपको याद कर रहा है। तो प्री हड़प्पन यानी हड़प्पा पूर्व, प्री हड़प्पन यानी हड़प्पा पूर्व। ठीक है। दूसरा जो
भांड इस्तेमाल किया गया वो काले एवं लाल मृद भांड, काले एवं लाल मृद भांड काले एवं लाल मृद भांड, ठीक है। इसको बोलेंगे ब्लैक एंड रेड वेयर। ये किस पीरियड का है? ये जो है हड़प्पा कालीन, यानी हड़प्पा काल का है, हड़प्पा पीरियड का है। क्लियर हो गया ये? अब तीसरा में आइए, धूसर मृद भांड। इसको इंग्लिश से बोलेंगे ऑचरे कलर पोट्री, कलर पोट्री। ये जो पीरियड, इसको ओसीपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओसीपी। ये ऋग वैदिक काल का है। किस पीरियड का है? ऋग वैदिक कालीन है, ठीक है। अब उसके बाद फोर्थ में है चित्रित यहां पर थोड़ा सा गलती हो गया, ये कर लीजिए चित्रित धूसर मृद भांड, ठीक है। चित्रित धूसर, इसका इंग्लिश होगा ऑचरे कलर पोट्री, ठीक है। और उसके बाद उत्तरी काली पॉलिश मृद भांड, यानी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, इसको बोलेंगे NBPW, ठीक है। और इसका है कि उत्तर वैदिक काल से लेकर करके मौर्यन पीरियड तक ये बर्तन पाया गया, से मौर्य काल तक। तो बर्तनों का ये जो विकास आप देख रहे हैं, डेवलपमेंट, इससे ह्यूमन डेवलपमेंट का पता चल रहा है, डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशंस पता चल रहा है। और परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है कि ये आपको एज के हिसाब से पूछा जाएगा कि ये बर्तन किस एज में इस्तेमाल किया जा रहा था। साथ ही साथ टफ करने के लिए मैचिंग में दे देगा आपको कि इस बर्तनों को मैच कर करके मिलाइए। तो अगर अभी के क्लास में आप इसको नहीं बढ़िया से समझते हैं तो आने वाले समय में इसका आंसर आप देने में सक्षम नहीं होंगे। क्लियर? चित्रित धूसर ऑचरे कलर पोट्री तो ऋग वैदिक काल का है, ठीक है। सब तो लिख दिया है, इसके सामने जगह नहीं था तो नीचे में लिख दिया है, इतना तो समझ आपको होना चाहिए।
नहीं, चित्रित धूसर, नीचे में एरो दिया हुआ है। हाँ, तो कहाँ ध्यान रहता है आपका? चलिए जल्दी कीजिए और फिर इस टॉपिक को पढ़ाने दीजिए हमको। ये मैडम आप अलग लिखिए इसको। हाँ ठीक है, ये इसका सेक्शन सिर्फ ये है जो यहाँ लिखे हैं। इन्होंने प्रश्न कर दिया था इसलिए उसको एलोबरेट कर रहे हैं उस बोर्ड पे। ठीक है, तो पीछे में लिख लेती हूँ। अब दिखलाइएगा तो फिर उसको भी साथ साथ दिखला दीजिएगा। हाँ ठीक है, ये हो गया, बोर्ड कंप्लीट हो गया। ये इसको मिटाऊं? अब देखिए, जैसा कि हमने कहा कि सबसे पहले जो टॉपिक लेते हैं वो है नगर, यानी टाउन। तो मौर्यों के पीरियड में ये एक बहुत ही आकर्षक चीज लगता है कि हम लोगों को नगरों का अस्तित्व सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में मिलता है। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहते हैं और हड़प्पा सभ्यता भारत में नगरीकरण का प्रथम चरण था। और जब हड़प्पा सभ्यता का 1750 के बाद पतन होता है तो उसके बाद भारत में नगरों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। भारत का जनजीवन एक ग्रामीण जीवन के रूप में रह जाता है और जब वैदिक सभ्यता का युग आता है तो वो युग भी नगरीय नहीं हो पाया। यानी 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का जो पीरियड है वो ग्रामीण पीरियड है भारत का, नगरीय पीरियड नहीं है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमारे देश में परिवर्तन का युग है, एरा ऑफ चेंजिंग है। आप पूर्व में पढ़ा चुके हैं, बहुत सारे चेंजिंग हुए। सबसे बड़ा चेंजिंग धर्म के क्षेत्र में हुआ कि प्रवृत्ति मार्ग के स्थान पर निवृत्ति मार्गी धर्म का उदय हुआ और बहुत बड़ी संख्या में हुआ। और इससे अर्थव्यवस्था और समाज में भी परिवर्तन है। रोपण कृषि का प्रयोग सबसे पहले छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही होता है। आरोपण कृषि की एक नवीन तकनीक थी जिससे कृषि का उत्पादन अधिशेष यानी सरप्लस के रूप में होने लगा। जब अधिशेष और सरप्लस के रूप में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होने लगा तो उसके रिजल्ट ये निकले कि अब उसके परिणाम स्वरूप व्यापार यानी ट्रेड का विकास हुआ। जब व्यापार का विकास हुआ तो फिर वाणिज्य का भी उदय हुआ। इस प्रकार से व्यापार और वाणिज्य काफी फ्लोरिश किया, काफी पुष्पित पल्वित हुआ छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। इसका इफेक्ट समाज पर भी पड़ा कि अब समाज में वैश्यों का महत्व काफी बढ़ गया, शूद्रों की भी स्थिति थोड़ी सुधरी और समाज में जो वर्णाश्रम व्यवस्था था उसमें शिथिलता आई। और इन सभी का परिणाम क्या हुआ? तो अल्प मात्रा में नगरों का उदय हुआ हड़प्पा सभ्यता के बाद। जैसे कौशाम्बी वगैरह इसी समय में उदित हुए, जिसके अवशेष हम लोग को मिलते हैं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की तरह नगर जो डेवलप होता है, जो उसके पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं या साहित्यिक साक्ष्य मिलते हैं, वो मौर्य काल में मिलते हैं। और मौर्य काल में बहुत सारे नगरों के तो प्रमाण नहीं मिले हैं। एक नगर जिसको पाटलिपुत्रा कहा जाता है उसका प्रमाण हम लोग को मिला है। तो मौर्य कालीन स्थापत्य में जो नगरों के बारे में चर्चा है वो मुख्य रूप से किस नगर के बारे में चर्चा है? पाटलिपुत्रा। अब देखिए, पाटलिपुत्रा या पाटलिग्राम, इसकी जो जानकारी हम लोगों को मिल रही है वो दो स्रोतों से मिल रही है। कितने स्रोतों से? दो स्रोतों से। एक स्रोत जो है, लिख लीजिएगा ना, सोर्स, ये सब दिक्कत नहीं है। स्रोत लिख रहे हैं तो इंग्लिश में लिखिएगा, सोर्स लिख लीजिएगा। आपसे पूछ रहे हैं।
सोर्स लिख लीजिएगा ना अपने से। हाँ ठीक है, बोर्ड पे जगह कम रहता है इसीलिए एक ही लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ट्रांसलेट करने है। तो एक है साहित्यिक स्रोत यानी लिटरेरी सोर्सेस, और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, आर्किटेक्चरल रिसोर्सेस। अब इसका जो साहित्य में जो हम लोग को जानकारी मिल रही है वो एक यूनानी लेखक है जिसका नाम है स्ट्रैबो। स्ट्रैबो से ये पता चलता है कि इसने पाटलिपुत्रा के लिए अपने विवरण में जिस शब्द का प्रयोग किया है वो शब्द है पाली ब्रोथा। क्या चीज? ये पाली ब्रोथा किसको कह रहा है? वो तो पाटलिपुत्र को ही कह रहा है। ये सब इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाए किसने पाटलिपुत्र को पाली ब्रोथा कहा है, एग्जैक्ट नेम बताइए आप। तो उस समय अगर पढ़े हुए नहीं रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि क्लास में बिल्कुल टेंटेटिव रहिए, याद करते हुए चलिए, बोली को सुनते रहिए। अब ये कहता है स्ट्रैबो क्या, पहली बात कि जो पाली ब्रोथा है यानी पाटलिपुत्रा है वो गंगा और सोन नदियों के संगम पर है। गंगा एवं सोन नदी के संगम पर स्थित है। पटना में जो संगम है वो दो नदियों का नहीं है, तीन नदियों का है, पता है कि नहीं आपको? गंगा और सोन मिलता है तो उसके दोआब में पटना बसा हुआ है, और गंगा और घाघरा घाघरा ही ना हाजीपुर में है, गंडक। ठीक है, तो गंडक मिलती है गंगा से, तो उसके दोआब में हाजीपुर बसा हुआ है। तो दो दोआब के बीच में दो शहरों का उदय हुआ है। तो ये कहता है कि गंगा जो पाली ब्रोथा यानी पाटलिपुत्रा जो है वो कहां बसा हुआ है? तो गंगा और सोन नदियों के दोआब में। और दूसरी बात ये कहता है कि ये 80 एस्टेडिया लंबा है एवं 18 एस्टेडिया, एस्टेडिया माप का यूनिट था उसके देश में। जैसे हम लोग के यहाँ भी किलोमीटर चलता है ना, तो उसी समय दूरी नापने के लिए एस्टेडिया क्या था? मात्रक था, यूनिट था। तो कहता है पटना जो है 80 एस्टेडिया लंबा है और 18 एस्टेडिया चौड़ा है। आज भी आप देखिए तो पटना की लंबाई ज्यादा है और चौड़ाई कम है। इसी प्रकार से वो आगे विवरण देता है कि नगर में प्रवेश हेतु चौसठ प्रवेश द्वार थे, यानी एंट्री गेट था। ठीक है, और नगर चारों ओर से खाई से घिरा था। खाई समझ रहे? डिच। से क्या था? घिरा हुआ था।
इसके अलावा लकड़ी से नगर को दुर्गीकृत किया गया था, फोर्टिफाइड, दुर्गीकृत का फोर्टिफाइड किया गया था। और साथ ही साथ वो कहता है कि 64 प्रवेश द्वार के अलावा 560 है, 570 बुर्ज थे। ठीक है। और इसके अलावा, ये तो नगर का विवरण है, इसके अलावा जो है वो दूसरी चीज जो है वो है राजप्रसाद, यानी रॉयल कोर्ट। तो पुरातत्व का विवरण जो है रॉयल कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में आएगा, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि जो दूसरा है वो है क्या, राजमहल, जिसको हम लोग रॉयल कोर्ट के नाम से जानेंगे। ठीक है। इसका जो अवशेष मिला है राजमहल का, रॉयल कोर्ट का, वो कुम्हरार एक जगह है और बुलंदीबाग। पटना में आप सिटी के तरफ जाएंगे जंक्शन से, तो कंकड़ बाग के आगे जब बढ़ेंगे तो ये कुम्हरार का इलाका मिलेगा, और सिटी जब पहुंच जाएंगे तो वहां बुलंदीबाग गाय घाट के पास आपको मिलेगा। यही राजमहल स्थित था। तो इस राजमहल का जो निर्माण हुआ था वो पाषाण और लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया था। अब पाषाण में लकड़ी का क्या हुआ कि ये समाप्त हो गया, लेकिन जो पाषाण थे वो अभी मौजूद हैं, बचे हुए हैं। कहां? तो कुम्हरार में। और इस प्रकार से जो पाषाण की संख्या मिली है वो 30 पाषाण स्तंभ है। कितने? और स्ट्रैबो ने कहा कि ये सूसा और एक बतना, ये दो उस समय के, यानी जिस पीरियड को हम लोग पढ़ रहे हैं 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, तो वैश्विक स्तर पे अगर कहीं कोर्ट था, राज दरबार था जो काफी भव्य था, तो वो कहाँ कहाँ था? दो जगह, एक सूसा, ये सब यूनान में है, प्लस एक बतना। तो सूसा और एक बतना का जो राजप्रसाद है, जो कोर्ट है राजा का, इसकी तुलना में जो है वो पाटलिपुत्रा का कोर्ट जो है वो श्रेष्ठ है। सबसे बड़ी बात यह है कि गुप्त काल में एक विदेशी चीनी यात्री आता है जिसका नाम है फाहियान। क्या नाम है? फाहियान। तो इस समय तक, गुप्तों के पीरियड तक आते आते भारत की राजधानी पाटलिपुत्रा नहीं थी, भारत की राजधानी कौशाम्बी हो गई थी गुप्तों के पीरियड में। तो इसका मतलब कि पाटलिपुत्रा का केंद्रीय भूमिका गुप्तों के पीरियड में नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी फाहियान ये कहता है कि ये जो राजप्रसाद है मौर्यों का, ये देवताओं द्वारा निर्मित है, देवताओं द्वारा निर्मित है। यानी इतना उसको आकर्षक लगा। ये कहा उसने
कि ये संभव नहीं है कि इस प्रकार के इतने सुंदर और भव्य राजप्रसाद का निर्माण, रॉयल कोर्ट का निर्माण इंसान कर सकता है, मनुष्य कर सकता है। इसलिए फाहियान ने क्या कहा कि ये ऐसा लगता है कि देवता ने बनाया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप बराबर की पहाड़ी में गुफा देखने जाइएगा तो आप खुद उसके चिकनाहट को देखकर आप बोलेंगे कि ये उस पीरियड में गुफा में इतना चिकनापन पत्थरों में कैसे संभव है। तो ये हो ही नहीं सकता है कि कोई आदमी बनाया। और ये बात आप अपने कम नॉलेज के बावजूद भी कहेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी स्पेनिश रिसर्चर आई थी, उसने उस गुफा पर अपनी किताब भी लिखी। जब उसका रिसर्च कंप्लीट हुआ तब तो उसने इस बात का उद्भेदन किया अपने रिसर्च में कि बराबर की जो गुफा है वो जिनों के द्वारा बनाया गया है, मनुष्यों के द्वारा नहीं बनाया गया। और उसमें प्रमाण के रूप में जो ये दिया है कि जो पत्थर है वहां का, वो पत्थर को छेनी हथौड़ी से अगर काटा गया तो ऊपर से लेके नीचे तक लाने में इतना समय लगेगा, और फिर दूसरा लाइन को काटा जाएगा तो इतना समय लगेगा, और तब दोनों के बीच के पत्थर को हटाया जाएगा तो इतना समय लगेगा। तो सॉलिड पत्थर को एक गुफा बनाने में उसने जो कैलकुलेशंस किया टाइम का, बोला कि एक गुफा 200 साल से कम में नहीं बनेगा अगर आदमी बनाएगा उस समय के टेक्नोलॉजी के मुताबिक। तो फिर जो वहां अभिलेख मिले हैं वो तो कह रहा है कि 12 साल में बन गया। तो 12 साल में संभव ही नहीं है कि ये गुफा कोई आदमी बना सकता है। खैर उस रिसर्चर्स का ये अपना व्यू है। इतिहासकार यही मानते हैं कि छेनी हथौड़ी के माध्यम से अशोक के कारीगरों ने उन 4 गुफाओं का निर्माण किया था। तो हम ये एग्जाम्पल्स इसलिए दे रहे हैं कि इस तरह की बातें कोई नई नहीं हो रही है, बल्कि प्राचीन काल में फाहियान जब आया तो कुम्हरार स्थित चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक के राजप्रसाद को देखकर वो कह रहा है कि ये साहब किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया गया है, बल्कि देवताओं के द्वारा बनाया गया है। तो पटना स्थित पाटलिपुत्रा शहर और पाटलिपुत्रा शहर में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद, ये दोनों के बारे में इतना विवरण है, दोनों अलग अलग पैराग्राफ में आप लिखेंगे। क्लियर? मिटाऊं? हो गया? अब देखिए तीसरा जो है वो क्या है? अशोक स्तंभ। पिलर ऑफ अशोका। कभी देखे कि नहीं आप ये? अशोक के स्तंभ को कभी देखा है आपने? नहीं, पत्थर के। अशोक ने जितने स्तंभ बनाए वो पत्थर के बनाए हैं। लोहा का जो स्तंभ आपको कुतुब मीनार में मिलेगा वो चंद्रगुप्त द्वितीय का बना हुआ है, ठीक है। और कुतुब मीनार से पहले का वो आर्किटेक्ट है। तो आपने नहीं देखा अशोक स्तंभ कभी? नहीं, छू के नहीं देखे? देखे हैं आप, सब देखे हैं। अगर हम बोलेंगे तो हाँ हाँ सब देखा है। कहाँ? नहीं तो वो तो उसका रेप्लिका है। देखे हैं? बता, जैसे बोलेंगे वैसे बोलेंगे हाँ हाँ हम तो देखा है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। नहीं, गेही में आप देखे। वैशाली जाने की भी जरूरत नहीं, वैशाली में भी है, लेकिन सब तो नहीं, लेकिन कुछ लोग जरूर देखे होंगे। हमको ऐसा है। बोलिए। हाँ, देखो, बोलो तो तेज बोलो। बाघ है? कहाँ बाघ देख ली? नहीं, देखिए बोध गया आप लोग सब गए होंगे, तो बोध गया का जो मेन टेम्पल है वहां भी गए होंगे। ऐसा नहीं कि कोई बोल दे कि हम नहीं गए हैं।
और मेन टेम्पल में जब इन किए होंगे तो बाएं साइड में एक तालाब है, वहां भी गए होंगे आप। तालाब में इन करने से पहले ही एक स्तंभ देखे होंगे आप। तो उसको तो आमतौर पे उस पर पैसा उछालता है। देखिए, हम बोला ना कि सब बोलिए कि आप बताइएगा सर, वही अशोक का स्तंभ है। हाँ, अब लोग बोलता है कि अगर रुक गए ऊपर तक किस्मत बदल गए और गिर गया तो इसका मतलब खत्म। लोगों की अपनी अपनी धारणा है, तो इस तरीके से वहां पर मामला चलता रहता है। गई है ना। तब तो हमने कहा था आपको कि बोलेंगे तो सब बोलिए कि हाँ हाँ देखे। तो ये क्या हुआ कि जानकारी नहीं रहने की वजह से आपने ऐसा कह दिया। अब हम क्यों दिखला रहे हैं, हम बता रहे हैं। हमने क्या कहा, पिलर्स, पिलर्स है ना भैया, स्तंभ है ना वो। तो कुम्हरार में उसी तरह के पिलर्स पर तो राजप्रसाद उसका बना हुआ था। आप आज जो है मकान बनाए थे, ये पिलर ही है ना। तो ये आपने कैसे बनाया है? तो सीमेंट और छड़ और बालू और गिट्टी मिला करके उसको एक पिलर का रूप दिया, और इससे आपका छत जो है ढल गया। तो छत भी उसी सब्सटेंस का है। उस समय डिफरेंस ये था कि पिलर जो है पाषाण के थे, यानी स्टोन के थे, और छत जो है वो लकड़ी की थी। टेक्नोलॉजी ये थी, बस अंतर ये था। और वो लकड़ी भी आप चाहेंगे तो देख लीजिएगा, पटना संग्रहालय में आज भी वो रखा हुआ है, उसका एक टुकड़ा मिला है। उससे आपका अंदाजा हो जाएगा कि उस समय का हर चीज मजबूत होता था। को लकड़ी देखने से लगे कि लकड़ी नहीं बल्कि लोहा है। तो खैर इतनी बातें आपसे इसलिए हुई कि आप पिलर या स्तंभ शब्द को आप समझ जाएं कि क्या होता है, और हमने एग्जाम्पल्स दिया इसीलिए कि आप उसको समझ जाइए। सबसे पहली बात ये कि अशोक स्तंभ का निर्माता अशोक था। कहा यह जाता है कि अशोक ने जो स्तंभ का निर्माण करवाया वो ईरानी प्रभाव था, यानी ईरानियन इफेक्ट था। जो हखामनी शासक थे, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें एक शासक था साइरस, एक शासक था दारा प्रथम जिसने भारत पर आक्रमण किया, उसके बाद था उसके पहले था दारा के पहले जो था दारिया वऊ, और दारा के बाद अर्थजर्किस प्रथम और द्वितीय, फिर लास्ट में दारा तृतीय था जो अरावेला के युद्ध में जो है वो हार गया सिकंदर से, और हखामनी डायनेस्टी का खत्म हो गया। तो 558 ईसा पूर्व से 331 ईसा पूर्व तक ईरानी साम्राज्य था मध्य एशिया, और उससे बहुत सारी चीजें भारत आई। ईरानी इन्वेजन्स जो होता है तो बहुत सारी चीजें इंडियन कल्चर में ईरान का समा गया। उसी में से एक बात ये भी इतिहासकार कहते हैं कि अशोक ने जो पिलर बनाना शुरू किया ये ईरानी प्रभाव था। ईरान में भी इस तरह के पाषाण स्तंभ यानी स्टोन पिलर्स का निर्माण होता था, और उसी के प्रभाव पड़ा कि भारत में अशोक ने इस प्रकार के पिलर्स का निर्माण करवाना शुरू किया। लेकिन ईरानी प्रभाव का खंडन किया गया। ठीक है, खंडन करने वाले जो इतिहासकार हैं उनका नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। हम आपको जानबूझ के नाम का आदि डलवा रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई विशेष हिस्टोरियन के बारे में पूछ दिया जाता है कि किसने कहा ऐसा, और इन्होंने जो खंडन किया कि ईरानी प्रभाव नहीं था, वो कुछ बिंदुओं को उजागर किया। उसमें पहला बिंदु ये कि अशोक स्तंभ एकाश्मक पत्थर, एकाश्मक माने यूनिटरी,
मैं टुकड़ों में नहीं है, पत्थर से बने हैं, जबकि ईरानी स्तंभ टुकड़ों से बने हैं, यानी पार्ट वाइज किया गया। तो अगर ईरान से लेते तो यहां भी स्तंभ टुकड़ा टुकड़ा जोड़ करके पिलर बनाते, जबकि वहां भारत में क्या है, तो एक ही सॉलिड पत्थर से बना दिया गया। तो कैसे कहे हम कि ईरानी प्रभाव है। दूसरा डिफरेंस ये कि ईरानी स्तंभ चबूतरे पर बने। चबूतरा समझ रहे हैं ना, चबूतरे पर बना है, जबकि भारतीय स्तंभ चबूतरे पर नहीं बने, डायरेक्ट जमीन से पर नहीं बने। ठीक है, ये सेकंड डिफरेंसेस है। अगर ईरान का नकल होता तो यहां भी सभी के सभी चबूतरे पर बने होते। बोध गया भी देखे होगी चबूतरा नहीं होगा, डायरेक्ट नीचे से ऊपर आया। तीसरा वासुदेव शरण अग्रवाल डिफरेंस करते हैं वो ये कि जो ईरानी स्तंभ है नीचे से ऊपर एक ही व्यास है, व्यास माने मोटाई, एक ही व्यास है, जबकि जो भारतीय स्तंभ है धीरे धीरे ऊपर की ओर पतला हो जाता है, पतला हो जाता है। मतलब समझे, ईरानी स्तंभ क्या है, उसका जो गोलाई है वो एक समान है नीचे से ऊपर तक, लेकिन इंडियन पिलर्स है वो नीचे में मोटा है, ग्रेजुअली धीरे धीरे पतला होता चला जाता है। ठीक है, तीन। चौथा डिफरेंस भी समझिए और दिल से समझिए ताकि आपको याद होता हुआ चला जाए कि ईरानी स्तंभ में ऊपर की ओर, ईरानी स्तंभ में ऊपर की ओर, ऊपर की ओर नहीं बल्कि ऊपर कहिए, मानवीय आकृति, जबकि भारत में पशु आकृति, यानी स्तंभ के ऊपर में जो है वो ईरान में जो भी स्तंभ है उसके ऊपर में किसी आदमी का मतलब पोर्ट्री बना दिया गया है, चित्र बना दिया गया है, या चित्र मूर्ति बना दिया गया है। लेकिन भारत में अशोक स्तंभ पर कहीं पर भी आदमी की मूर्ति नहीं,
बल्कि आदमी के जगह पर पशु की मूर्ति है। जैसे रामपुरवा और वैशाली में तो एक मुंह वाले शेर का मूर्ति लगा हुआ है, और अरेराज में जो है वो बैल का है। इसी के तरह सारनाथ में जाइएगा तो 4 शेर एक दूसरे के पीछे पीठ करके बैठे हुए हैं, और वो इतने आकर्षक हैं कि हम उसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाए हुए हैं, उस अशोक चिन्ह को। तो इस तरीके से ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर हम प्रभावित होते तो साहब हम भी आदमियों के चित्र बनाते ऊपर, अशोक खुद अपनी मूर्ति बनवा लेता। तो पशुओं को चुनना ये कोई सांकेतिक चिन्ह था जिस पर अभी अनुसंधान होना बाकी है कि आखिर अशोक ने अपने स्तंभ पे पशुओं को ही क्यों चुना। तो हर पशु सनातन धर्म में एक प्रतीक माने जाते हैं। क्योंकि ये बौद्ध था तो विद्वानों का ऐसा मानना है कि गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए बहुत सारे दृष्टांतों को इन पशु आकृतियों के माध्यम से वो व्यक्त करना चाहता था। अभी तक कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला है, इसलिए हम नहीं कर सकते। अब देखिए कि वो जो था वो 3 भागों में बटा हुआ था। अब अशोक स्तंभ पर आ रहे हैं। 3 भाग में जो पहला भाग था कि जमीन के अंदर गड़ा हुआ, जो ये वाला भाग होता था, इसको बोलते थे यष्टि। क्या बोलते थे? यष्टि। और सबसे बड़ी बात है कि ये पत्थर कहां से आता था। तो मिर्जापुर यूपी में एक जगह है, और बनारस से आप जाइएगा तो एक चुनार का पहाड़ है जो बनारस से लेकर मिर्जापुर तक फैला हुआ है। इस चुनार के पहाड़ का ही पत्थर का इस्तेमाल अशोक ने किया। और सबसे ताज्जुब की बात है कि उस समय से लेके मुगल पीरियड तक जितने भी भवन बने वो सब चुनार के पत्थरों से ही बनाए गए। सिर्फ जो जहांगीर ने संगमरमर के पत्थरों का प्रयोग करना शुरू किया, भारत में पहली बिल्डिंग जो संगमरमर से बनी पूरी तरीके से, वो आगरा का इत्मादुद्दौला का मकबरा है। तो संगमरमर का प्रयोग जहांगीर ने शुरू कर दिया था। व्यापक पैमाने पे संगमरमर जो प्रयुक्त हुआ है वो शाहजहां के पीरियड में, और उसका सबसे जीता जागता मिसाल ताजमहल है। तो ये मकराना जो राजस्थान का एक जगह है, तो मकराना के संगमरमर से ये ताजमहल बना, ये इत्मादुद्दौला का मकबरा बना। लेकिन इनके पीरियड में भी लाल पत्थरों का जो प्रयोग हुआ वो सब के सब चुनार के ही पत्थर थे। तो हम इतना डीपली आपको इसलिए बता दे रहे हैं कि ये मिर्जापुर का चुनार का पहाड़ भारत में राजा महाराजाओं के स्थापत्य के लिए एक सबसे बड़ा सोर्स था, और यहीं से पत्थर जो है वो मंगाए जाते थे। उसके बाद इसके ऊपर जो था वो अवांगमुखी कमल। अवांगमुखी कमल का मतलब हुआ उल्टा कमल। तो ये दूसरा भाग हुआ। कमल तो ऐसे होता है, लेकिन जो पिलर्स में आप देखिएगा तो कमल को जो उलट दीजिएगा तो उस ढंग से कमल का फूल यहां बनाया गया। और तीसरा इसका पार्ट इसमें जो था वो था पशु आकृति। तो पशु आकृति ऐसी बात नहीं है कि सभी पाषाण स्तंभ पे था। जैसे बोध गया में पाषाण स्तंभ है, इसमें कोई पशु आकृति नहीं। लेकिन अरेराज में,
नंदनगढ़ में, रामपुरवा में, ये तीनों चंपारण में, बसाड़ वैशाली में या सारनाथ में, तो इन सबों पर जिसका जिसका नाम हमने लिया, या तो हाथी की आकृति है, या तो सांड की आकृति है, या तो शेर की आकृति है, या तो मोर की आकृति है। तो इस प्रकार के पशु आकृति को इस स्तंभ में उकेरा गया है। तो ये इसका पहला पार्ट हुआ, जो मेन हुआ। ये अवांगमुखी कमल दूसरा हुआ और पशु आकृति तीसरा हुआ। यानी जो अशोक के स्तंभ थे वो 3 भागों में बटे हुए थे। अब आपसे हम सवाल कर रहे हैं, किससे, कि ये भाग, ये भाग, ये भाग सब अलग अलग थे, ये एक ही साथ थे? बोलिए साहब, सोच के बोलिएगा। नहीं, एक बात बोलिए, सुन लिए? हाँ, क्या विचार है? एक साथ दम ठोक के बोल रही हैं, बिल्कुल सही बात। अगर अलग अलग होता तो हमारी ये बात तो गलत हो जाती ना। यानी एक ही पत्थर को इस ढंग से बनाया गया कि उसमें यष्टि भी बन गया, यष्टि के बाद अवांगमुखी कमल भी बन गया, और उसी के अगले भाग को पशु आकृति में कन्वर्ट कर दिया गया। क्लियर? बोलिए ना हाँ या ना। अब इसके साथ एक और बात है कि ये भी अधूरा है, इसका चौथा भाग भी है। और चौथा भाग क्या है इसका? के चिकनाहट, नहीं सॉफ्ट तो दूसरा, वो तो मुलायम होता है। यदि इसको छुएंगे आप तो एकदम चिकना रहेगा। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर करके आज तक धूप, पानी, क्या क्या नहीं देखा उसने, लेकिन उसकी चिकनाहट में कोई डिफरेंस नहीं। बराबर की पहाड़ी पे आप जाइएगा गुफा में, तो इतनी ऐसी चिकनाहट है कि आप अपना शक्ल देख लीजिएगा, उसमें ऐनक की तरह चमकता है। नहीं नहीं, खुल जाएगा। हाँ, बात समझ में आ रही है? ये चिकनाहट चौथा पार्ट है हर पिलर्स का, ये केव का। तो अब आपसे पूछना चाहते हैं कि ये चिकनाहट कैसे आया? लगड़ लगड़ करके? पत्थरे वैसा था? नहीं साहब, इसके लिए एक शब्द न्यू रिसर्च हुआ है, जानिए आप, ठीक है, न्यू रिसर्च हुआ है और उससे बातें उभर करके सामने आई है कि इसको बोलते हैं ओपदार तकनीक। क्या बोलते हैं? ये जो चिकनाहट आई है इसको बोलते हैं ओपदार तकनीक। ठीक है? ओपदार तकनीक क्या था कि जब पत्थर को छीला जा रहा है तो पत्थर छीलने के बाद उसके टुकड़े भी निकलते होंगे ना भाई। टुकड़े डिफरेंट साइज के होते होंगे, उसमें से कोई ऐसा भी भाग होता होगा जो बिल्कुल धूरी बन जाता होगा, है ना? तो उस धूरी को अलग कर लिया जाता था सारे वेस्ट प्रोडक्ट से, और उसके बाद लाख, देखा है लाख का एक दरख्त होता है, लाख गोंद देखे? गोंद, तो गोंद तो आप आर्टिफिशियल आजकल इस्तेमाल करते हैं, असल जो है उसका पेड़ होता है, उससे गोंद निकलता है। नहीं, उसको लाख का पेड़ बोलते हैं, लाख, लयमाकार, हाँ लाख, उसी से गोंद बनता है। या रेड़ी वगैरह भी पेड़ देखे होंगे तो उससे भी गोंद निकलता है।
हाँ, तो उसका भी तो हम इसलिए कि उस गोंद की विशेषता ये है कि उसको लिक्विफाइड कर दिया जाता था, उस गोंद को गर्म करके, और जो पत्थर के बुरादे होते थे, बुरादा समझते हैं ना, जो बिल्कुल बारीक एकदम छोटा छोटा पार्टिकल्स में, उसको उस गोंद में जो है मिक्स कर दिया जाता था, और फिर उसको जो है उसका लेप उस दीवार पे या इस पे, जिस पर कह लीजिए, या मूर्ति बनी तो मूर्ति पे, मौर्य काल में जो भी पत्थर के बने वो सब पर ओपदार तकनीक से उस लेप को चढ़ा दिया गया, और जब वो लेप सूख जाता था तो वो उस पत्थर का भाग बन जाता था, उससे 1% भी अलग नहीं हो सकता था। तो इसीलिए जो चिकनाहट उस समय थी वही चिकनाहट अभी भी है। तो ये ऐसा नहीं कि लगड़ लगड़ के किया गया। अब ये प्योर भारतीय तकनीक थी। ईरान में भी जो पाषाण मिले वो भी चिकने हैं, लेकिन हमने इस चिकनाहट को ईरान से नहीं लिया है, बल्कि जो खुदाई हुई है उससे ये पता चला कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही इलाहाबाद के निकट इस प्रकार की तकनीक विकसित हो गई। चूंकि वहां से जो मूर्तियां मिली, हालांकि मूर्ति गुप्त काल का विकास है, लेकिन जो लोक कला की मूर्तियां मिली हैं, बहुत सारे जानवरों की, इसका, तो उसमें इस उपदार तकनीक का प्रयोग किया गया है। तो ये था पूरा का पूरा आपका तीसरा पॉइंट, अशोक स्तंभ। अब बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन नहीं? मिटाऊं? अब देखिए साहब, तीसरा हो गया, चौथा, ठीक है, 2 बच गया इसमें, ठीक है। तो अब आ जाइए गुफा, इसको इंग्लिश में बोलेंगे केव। आपको पता होना चाहिए कि अशोक प्लस इसी का पौत्र था जिसका नाम था दशरथ। ये कौन था? अशोक का पोता था, है ना। तो इसने, अशोक ने बराबर पहाड़ी में, बराबर पहाड़ी, और दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी, ये दोनों पहाड़ी पहले गया डिस्ट्रिक्ट में थे, अब ये मखदुमपुर जहानाबाद में। ये भी क्वेश्चन आता है, एक बार आया सब उलट गया। क्या क्वेश्चन? सिंपल, कि बराबर किस जिला में है, सब गया मार दिया। वहीं से गया और जहानाबाद अलग होता है। वो जो रोड गई है बेला से उधर, इस साइड वाला गया वाला हो गया, उस साइड वाला हो गया जहानाबाद। बात समझ में आई? तो यहां बराबर पहाड़ी में अशोक ने 4 गुफाएं बनाई, और नागार्जुनी पहाड़ी में दशरथ ने 3 गुफा बनाया। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो गुफा बन रहा है, ये पूरा का पूरा विश्व में प्रथम है। विश्व में क्या है? प्रथम है। यानी जो इतिहास उभर करके सामने आया कि वर्ल्ड लेवल पे गुफा सबसे पहले जिस देश में बना, वो देश भारत है, और भारत में जिस राज्य में बना, वो राज्य आपका बिहार है, और राज्य में जिस जिले में बना, वो जिला अब हो गया अलग, लेकिन वो भी तो गया ही का पार्ट था।
तो आपका जिला है। तो कितने सौभाग्यशाली आप हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आप में से कोई नहीं गया होगा उस गुफा में। ठीक है, बहुत हुआ तो फोटो पर देखे होंगे। तो इतनी बड़ा शिलाकृति, सॉरी स्थापत, जो वैश्विक स्तर का है, इंटरनेशनल लेवल का है, और उसको आप नहीं देखें तो इसको दुर्भागी नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा। अब देखिए कि इसमें जो 4 गुफाएं हैं वो लोमश ऋषि गुफा, सुदामा गुफा, विश्व झोपड़ी, और एक और क्या था, लोमश ऋषि, सुदामा, विश्व झोपड़ी, ये इसमें 2 नाम हम बराबर भूल जाते हैं, पता नहीं क्या है। कर्ण चौपाल। अब देखिए ये जो बताना ही हम चाहते हैं कि बड़ा कंट्रास्ट है। कंट्रास्ट क्या है कि अशोक के द्वारा ये बनाया गया 4 गुफा, 3 गुफाएं उसके पौत्र दशरथ के द्वारा बनाया जा रहा है, और ये सातों के सातों गुफा जिस धर्म से संबंधित है वो धर्म कौन है, आजीवक। आजीवक संप्रदाय, और जहां तक आजीवक संप्रदाय, इसका मखली गौशाल के द्वारा स्थापित ये संप्रदाय। मखली गौशाल कौन, ये भगवान महावीर के साथ रहे थे और 6 साल तप करने के बाद उनका साथ छोड़ दिए, यानी जैन धर्म के विरोधी हो गए, और इन्होंने अलग पंथ बनाया, उस पंथ को आजीवक संप्रदाय कहा जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि आजीवक संप्रदाय निवृत्ति मार्ग का विरोधी था, यानी जिस मार्ग को मानने वाले जैन और बौद्ध थे उस मार्ग का घोर विरोधी था मखली गौशाल, यानी आजीवक संप्रदाय। और अशोक स्वयं में निवृत्ति मार्गी था, यानी बौद्ध धर्म का मानने वाला था, और बौद्ध धर्म आजीवक संप्रदाय में उस समय 36 के आंकड़े थे, यानी भयंकर शत्रुता थी। और ऐसे परिस्थिति में अशोक के द्वारा आजीवकों के लिए ये 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। तो ये अशोक के धार्मिक सहिष्णुता का परिचय है, ये कहना चाहते हैं। और उसकी मां, जिसका नाम कल मैंने आपको बताया था, सुभद्रांगणी, वो खुद आजीवक थी और अपने मां के कहने पर बराबर पहाड़ी में इस गुफा का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐसा संप्रदाय था कि अगर आप खुद अनुभव कीजिए यहाँ जा करके, तो अध्यात्म के क्षेत्र में अगर ईश्वर को प्राप्त करना है, आपको ब्रह्म की प्राप्ति करना है, दूसरे शब्दों में कि इसी जीवित अवस्था में साक्षात निर्वाण प्राप्त कर जाना। निर्वाण प्राप्त का मतलब क्या हुआ कि जिस अंश से आपकी उत्पत्ति हुई है उस अंश में अपने आप को समाहित करते हुए जीवित रखना, तो वो आप इस गुफा के माध्यम से आप कर सकते हैं। आप इसको अपने जीवन में ही महसूस कर सकते हैं अभी भी। तो इतना महत्वपूर्ण ये संप्रदाय था और इतना महत्वपूर्ण इसकी तकनीक थी,
लेकिन वही बात लास्ट में बोलेंगे कि ये हम लोग का दुर्भाग्य कि इतनी अच्छी अच्छी चीजें हम लोग के पास रहते हुए भी हम लोग एक भटकती हुई आत्मा की तरह जीवन गुजार रहे हैं। अगर अपने आप को गौर से देखिए तो आप पाएंगे कि हर व्यक्ति में असंतोष है। कोई संतुष्ट दिखाई पड़ता है इस संसार में, जबकि संतोष के सारे सामान इसी गया जिला में। इसको ज्ञान और मोक्ष की भूमि बोलते हैं कि नहीं भाई? कहां कहां से नहीं लोग आते हैं। लेकिन जितने भटके हुए हमारे शहर के लोग हैं, जितने अशांत हमारे शहर के नौजवान हैं, उतना शायद ही कोई होंगे। जबकि यहाँ के लोगों के पास घोर शांति। भिखारी गोसा में बोल देता है गया वालों के लिए कि बिना पहाड़ का, बिना पेड़ का पहाड़, बिना पानी का नदी और बिना माथा का आदमी। गया में ये तीन चीजें काफी पॉपुलर रूप से बोला जाता है। तो ये तपोभूमि होने के बाद, ज्ञान और मोक्ष की भूमि होने के बाद यहाँ के आदमी पर बिना माथा के होने का क्यों आरोप लगता है? क्योंकि यहाँ के लोग अपनी विरासत को भूल गए। और हमारी विरासत क्या है? तो यही है। जबकि यहाँ भीड़ यहाँ लगना चाहिए था, लाइन यहाँ लगना चाहिए था, टिकट यहाँ कटना चाहिए था, वेटिंग लिस्ट में इस गुफा में जाने के लिए साल साल भर का वेटिंग लिस्ट लगना चाहिए था। लेकिन ये तो वीरान है, कोई नहीं जाता है यहाँ। अगर दिन भर में 2-4 लोग पहुंच गए तो समझ जाइए कि बहुत धन्य मानता है ये गुफा। यहाँ ये कम से कम 1 अरब 40 करोड़ में ये 4 आदमी जो है बुद्धिमान है जो मेरे पास आया। चलिए, बहुत ज्यादा लिपापोती हो गई, अब टॉपिक पे आते हैं। वरना आप भी बोलिए कि आप प्रचारक तो नहीं हैं। ठीक है, 5वां भाग है स्तूप। क्या है? स्तूप। तो मौर्यों के द्वारा स्तूप भी बनाया। स्तूप क्या था? जैसे आमतौर पे जो जनरल ये है कि बौद्ध गौतम बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण हुआ तो उनके अवशेष को उस समय 8 भाग में बांटा गया और 8 भाग में बांट करके 8 जगह पर उनके अवशेष को यानी अस्थि को रख करके उसको स्तूप का शक्ल दे दिया गया। तो स्तूप वास्तव में हम बताना ये चाहते हैं कि कोई बौद्ध ओरिजिनेटेड आर्किटेक्ट नहीं है, बल्कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पूर्व भी भारत में अगर कोई लोग मर जाते थे तो उनके अवशेष को जमीन में गाड़ कर करके उस पर अर्धगोलाकार आकृति बना दी जाती थी। तो ये परंपरा स्तूप का पहले से था। अंतर क्या था कि वो मिट्टी की होती थी और फिर बाद में समाप्त हो जाती थी। लेकिन मौर्य पीरियड में क्या हो कि अशोक ने बाजाबते तौर पे ईंटों के स्तूप बनाए और बाद में शुंग काल में उस पर पत्थर चढ़ा दिए गए और अशोक के समय में बहुत सारे स्तूप बने। जो विवरण मिलता है 84,000 स्तूप का, तो उसमें बहुत तरह डिफरेंट टाइप के हैं। एक जो शारीरिक स्तूप कहलाता है जिसके अंदर अस्थि कलश है, उसका अगर आप संरचना देखेंगे तो एक चबूतरा होता था। क्या होता था? चबूतरा। इस चबूतरे को हम लोग मेधी बोलते थे। ये भी सवाल आता है, क्या बोलते थे? मेधी। कई की किताब मेथी रहेगा, तो मेथी नहीं, मेधी। उसके बाद एक अर्ध गोलाकार आकृति होती थी, इस तरह होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अंड। ठीक है, ये एंड हो गया ना, डबल ए कर दें, अंड। ठीक है, और इसके ऊपर एक आकृति होती थी इस ढंग से, इसको बोलते थे हर्मिका, और इसी में अस्थि कलश रहता था।
ये सबसे टेक्निकल बात है। पूर्व के स्तूपों में, बौद्धिस्ट स्तूपों में एक अंतर था कि पूर्व के स्तूपों में लोगों की अस्थियां इसके अंदर होती थी, लेकिन बौद्ध स्तूप में अस्थि कहां हो रही है? हर्मिका में। और ये हर्मिका सारे स्तूप का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। ठीक है। उसके अलावा फिर बाद में चल करके रेलिंग का भी निर्माण हुआ इसके चारों ओर। तो ये जो पार्ट हुआ ये क्या हो गया? रेलिंग। ये पांचवा पार्ट हुआ। उसके बाद एक होता था प्रवेश द्वार, यानी एंट्री गेट, ये चौथा। और प्रवेश द्वार शुंगों के काल में बना, काफी खूबसूरत अभाव, सांची में जाइएगा तो देखिएगा उसको। और उसके बाद पांचवा भाग जो था, इसके चारों ओर घूमने के लिए, इसके चारों ओर घूमने के लिए जो मार्ग था उसको हम लोग बोलते थे प्रदक्षिणा पथ, यानी घूमने वाला मार्ग। आज भी बोध गया में जाइएगा तो मेन टेम्पल के चारों ओर इस तरह के मार्ग बने हुए हैं और बौद्ध मॉन्क जो है वो चारों तरफ घूमता रहता है। तो वो प्रदक्षिणा पथ है, उसकी भी एक अपनी महत्ता है इस धर्म में। तो इस तरीके से साहब कुल 5 प्रकार के हमने स्थापत्य के बारे में बताया। ये सारे के सारे स्थापत्य कैसे हैं? तो राजकीय कला है, रॉयल आर्ट है। बात समझ में आई? शुरू वाला बोर्ड याद है आपको? अब एक चीज बच गया, क्या? लोक कला। बिठाओ इसको। अब इसको आप चाहिए तो आराम से 2.5-3 पेज लिख के दिखा सकती हैं, कहीं कोई किताब खोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपका अंदर में क्या बात है? कैसे दिखला दे सर, इतना आसान थोड़ी है। दिल से ही आवाज निकलती होगी। ये सब क्या बोलते रहते हैं आप? इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्टडी। ये थोड़ी पार्ट है, ये तो आपका मामला है, आप समझिए, सब बकते रहिए। हम इतना लिख ले रहे हैं, यही बहुत काफी है। इसी को उसी समय एलोबरेट कर देंगे, पहले पास तो होने दीजिए। हो गया? क्या हुआ? छठा होगा कि 7वां होगा? तो इसमें है यक्षिणी। देखिए, यक्षिणी और यक्ष का कम से कम 7-8 जगह से मिला है, 1-2 जगह से नहीं। और 7-8 जगह में से एक छोड़ के बाकी सब मथुरा से मिला है। बिहार से जो यक्षिणी मिला है वो दीदारगंज से मिला है। और ये कोई धार्मिक ये नहीं है, बल्कि कला का रूप है। और अभी ये मूर्ति जो है यक्षिणी की, वो पटना संग्रहालय में आपको देखने को मिल जाएगा। और इसमें क्या है कि उस पर पत्थर के माध्यम से ही उसके जेवर बनाए गए हैं अलंकार के लिए, उसके वस्त्र बनाए गए हैं। कोई वस्त्र अलग से नहीं पहनाया गया है, बल्कि पत्थर की ही मूर्ति है और पत्थर के ही वस्त्र हैं और पत्थर के ही उसके जेवर हैं। लेकिन एक बैग अगर आप उसको देखेंगे तो लगेगा कि कोई जीवित व्यक्ति है। और इसमें भी जो है वो ओपदार तकनीक का प्रयोग किया गया है। तो पूरी मूर्ति चिकनी है। और उस पीरियड में ऐसी मूर्ति बनना अपने आप में एक अद्भुत चीज दिखाई पड़ता है। पटना संग्रहालय में है तो आप इसको देख सकते हैं, इसमें और कोई विवरण नहीं। और लास्ट क्या था जो 7वां पॉइंट लिखे थे हम लोग? उत्तरी काली पॉलिश
मृदभांड, उत्तरी काली पॉलिश मृदभांड, ये विकास का अंतिम एग्जाम्पल है, यानी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, यानी NBPW। इसके बारे में विस्तार से वहां बता दी है आपको। तो ये पूरा का पूरा क्या है साहब, आपका मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्ट। तो हम समझते हैं कि हम पूरी तरीके से आपको समझाने में सफल रहे हैं, आप भी हम समझते हैं कि आप समझ गए हैं। अब अगले क्लास में मौर्योत्तर काल हम शुरू करेंगे, नहीं कल से। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।